चलिए देखते हैं। क्योंकि दो चर में जो है जो रैखिक समीकरण युग्म होता है वो जनरल समीकरण उसका क्या होता है, a1x प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल टू 0, ये पहला होता है। ऐसे दूसरा क्या होता है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 होता है। ये लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट, इसका मतलब आज हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे। जैसे ये समीकरण आपको ऐसे मिलता है ना, 2x प्लस 3y प्लस 5 या बराबर 5 कुछ भी हो तो इसको इस तरह से बना सकते हैं ना, इधर ले 5 को इधर ला के उधर 0 कर सकते हैं। ऐसे 3x प्लस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0, इस तरह से कुछ भी समीकरण ये बोलते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, है ना। तो टू वेरिएबल का कोई भी रैखिक समीकरण जो युग्म होता है ये कब यूनिक सॉल्यूशन देता है, कब सॉल्यूशन नहीं देता है, तो इसका कंडीशन तो हमें पता है, बट क्यों होता है। जैसे हम कहते हैं कि अगर ये a1/a2 और डज नॉट इक्वल b1/b2 आया, यानी इस इतना बटे इतना और इतना बटे इतना किया गया और ये डज नॉट इक्वल आ गया, तो हम कहते हैं कि इस समीकरण क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। या हम कहते हैं कि ये अगर रेखा प्रदर्शित करेगा तो ये प्रतिच्छेदी रेखा होगी। रेखा कैसी होगी, प्रतिच्छेदित रेखाएं होगी, यानी दोनों रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे को काटेंगी, प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी। और इसको इंग्लिश में हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक, तो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा, यानी दोनों रेखाओं का जो समीकरण, दोनों समीकरण का जो रेखाएं होंगी वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटेंगी। ठीक है, अब इसी को ये तीसरा कंडीशन, इसी में हम संगत सॉल्यूशन भी कहते हैं, यानी कंसिस्टेंट होता है। अगर इस तरह मिलता है तो इक्वेशन क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। यानी a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2 मिलता है तो हम कहते हैं ये समीकरण अद्वितीय हल देगा, यानी यूनिक सॉल्यूशन देगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि x और y का जो मान आएगा वो फिक्स आएगा, यानी x बराबर मान लो 3 आ गया, y बराबर 4 आ गया, तो इसके अलावा और कोई मान नहीं आएगा, एक ही मान देगा। x और y कोई फिक्स वैल्यू देंगे। अद्वितीय हल का मतलब क्या हुआ, x और y की कोई फिक्स वैल्यू देंगे, उनको हम फिर बदल नहीं सकते, फिर दूसरा मान कोई नहीं आएगा। ठीक है, ये मिट गया है कि नहीं, कोई बात नहीं। और प्रतिच्छेदी रेखा का मतलब अगर इन रेखाओं को हम जो है ग्राफ पे प्रदर्शित करेंगे, ग्राफ पे प्रदर्शित करेंगे तो दोनों रेखाएं कहीं ना कहीं काटेंगी। मान लो ये रेखा फर्स्ट है, ये रेखा सेकंड है, तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को एक बिंदु पे काटेंगी, तो ये होता है प्रतिच्छेदी रेखा। और संगत सॉल्यूशन माने भाई जब हल मिलता है किसी भी समीकरण का तो हम कहते हैं वो कंसिस्टेंट इक्वेशन है। ठीक है, दूसरा इसका कंडीशन होता है कि a1/a2 मान लीजिए ये बराबर आ गया b1/b2, और ये बराबर जब आ जाता है तो हम c1/c2 की भी तुलना करते हैं। अगर ये देखते हैं पहले बराबर ही नहीं आया तब तो ये कंडीशन आपका हो जाएगा। अगर ये दोनों बराबर आया तब c1/c2 पे डिपेंड करता है। अगर ये तीनों आपस में बराबर हो गए तो इनको हम कहते हैं, ये देता है मेनी सॉल्यूशन। क्या देता है, मेनी सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि इसके अनेक हल होंगे। इसके अनेक हल होंगे, या अगर अनेक हल होंगे तो दोनों रेखाएं संपाती हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी, दोनों रेखाएं संपाती रेखा होंगी। संपाती रेखा का मतलब भी बता देते हैं, ये जो है संपाती यानी कॉन्सिडेंट लाइन हो जाएंगी। कैसी, कॉन्सिडेंट लाइन हो जाएंगी, संपाती रेखाएं हो जाएंगी। और इसी को हम संगत सॉल्यूशन, यानी हल अगर मिलेगा तो हम संगत सॉल्यूशन कहते हैं, कंसिस्टेंट संगत सॉल्यूशन कहते हैं, यानी उसका संगत हल है, यानी इक्वेशन कैसा है, कंसिस्टेंट है। ठीक है, इक्वेशन कैसा है, कंसिस्टेंट है। ये सब कंडीशन तो हम जानते हैं, बट इसका ये क्यों होता है कि a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2, तो हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, या रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं, या संगत सॉल्यूशन होता है। अगर ये कंडीशन मिलता है तो उसके कहते हैं मेनी सॉल्यूशन होता है, संपाती रेखाएं होती हैं। ऐसा क्यों होता है। अच्छा, संपाती रेखा का मतलब समझ लीजिए। संपाती रेखा का मतलब ये होता है कि जैसे फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, फर्स्ट लाइन ये है, फर्स्ट जो इक्वेशन है उसका लाइन ये है। अब हम सेकंड इक्वेशन जब ड्रा करेंगे, सेकंड लाइन का ग्राफ, तो वो भी क्या होगा, इसी पे चढ़ के चला जाएगा, यानी दोनों रेखाएं एक ही हो जाती हैं। और दोनों रेखाएं जब एक ही हो जाती हैं तो उनको हम क्या कहते हैं कि रेखाएं संपाती हो गई।
जैसे जैसे मान लीजिए इक्वेशन कोई भी मान लीजिए, जैसे 2x प्लस 5y बराबर 12 दिया है। दूसरा इक्वेशन मान लीजिए 4x प्लस 10y इक्वल टू क्या दिया है, 24 दिया है। तो आप देख रहे हो इक्वेशन अलग अलग लग रहा है, लेकिन जब ध्यान से देखेंगे कि दोनों इक्वेशन एक ही है। क्यों? क्योंकि अगर इसको हम 2 से डिवाइड कर दें तो आपको देखो पहला इक्वेशन मिल जाएगा। तो दोनों इक्वेशन का जब ग्राफ खींचेंगे तो दोनों इक्वेशन का ग्राफ क्या होगा, दोनों एक ही पॉइंट एक ही लाइन पे चढ़ के चले जाएंगे, एक ही लाइन बनेगी, अलग लाइन नहीं बनेगी। ठीक है, तो ऐसे हम रेखाओं को या ऐसे समीकरण को क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट कहते हैं। ठीक है, अच्छा तीसरा कंडीशन ये है, ये आप जानते हैं। अब तीसरा कंडीशन की बात हम करने जा रहे हैं और इसका आज हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि ऐसा क्यों होता है आखिर, कि अगर a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2 होता है तो रेखा समीकरण यूनिक होता है, यानी सॉल्यूशन जो है उसका हल अद्वितीय होता है। तीसरा कंडीशन ये है कि अगर a1/a2 बराबर b1/b2 तो बराबर हुई, अगर ये दोनों बराबर हैं, बस देखा गया कि c1/c2 डज नॉट इक्वल, ये इसके बराबर नहीं है, यानी c1/c2 के बराबर नहीं है, यानी ये आपस में बराबर हैं, बट ये दोनों जो है c1/c2 के बराबर नहीं है, तो इसको हम कहते हैं कि कोई हल नहीं होगा। इसके समीकरण के क्या होंगे, कोई हल नहीं होगा, यानी नो सॉल्यूशन देगा। ये क्या देगा, नो सॉल्यूशन देगा। और नो सॉल्यूशन का मतलब ये हो गया कि रेखाएं समांतर हो जाएंगी। रेखाएं कभी कभी ऐसे पूछता है कि बताओ इस समीकरण के कई हल होंगे या कैसे हल होंगे, तो कहीं जो भाई इसकी तुलना करेंगे, अगर ये मिलता है तो कोई हल नहीं होगा, अगर पहला वाला मिलता है तो उसके अद्वितीय हल होंगे, है ना। ये पूछता है कि ये कैसी रेखाएं प्रदर्शित करेंगी, तो अगर ऐसा कंडीशन मिलता है तो ये कैसी रेखाएं प्रदर्शित करेंगी, समांतर रेखा यानी पैरेलल लाइन बनेगी। कैसे होंगे, ये पैरेलल लाइन बनाएगा। अब इस कंडीशन में क्या होगा, समीकरण असंगत हो जाएगा, यानी इनकॉन्सिस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनकॉन्सिस्टेंट हो जाएगा, यानी जब समीकरण का हल नहीं मिलता है तो उसको हम कहते हैं कि इक्वेशन कैसा है, इनकॉन्सिस्टेंट है। तो ये जानते हैं अगर हल मिलता है यानी इस कंडीशन में और पहले के कंडीशन में इक्वेशन जो कंसिस्टेंट होता है, बट और कंडीशन में क्या होता है, इक्वेशन इनकॉन्सिस्टेंट होता है, पर ये थर्ड वाले में। ठीक है, अब हम ये कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि ऐसा होता क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं इस जो है कॉन्सेप्ट के लिए। तो देखो इस कॉन्सेप्ट के लिए आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जानते होंगे तो समझ में आएगा, अदरवाइज इसको ध्यान से देखिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या करते हैं, या एलिमिनेशन मेथड समझ लीजिए। एलिमिनेशन में क्या करते हैं, आप किसी को बराबर करते हैं और एलिमिनेट कर देते हैं, यानी विलोपन विधि। तो चलिए पहले हम मान लो y को गायब करना चाहते हैं, x की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो जैसे ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, तो अगर y के कोएफिशिएंट को बराबर करोगे तो यहाँ देखो b2 है, इन दोनों का एलसीएम लिया जाता है, तो b1 और b2 का एलसीएम b1 b2 होगा। तो यहाँ पे b1 b2 बनाने के लिए b2 है, b1 से गुणा करना पड़ेगा, ये तो आपको पता है। और यहाँ पे b1 b2 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे, b2 से गुणा करेंगे। अब b2 से गुणा करके उसके बाद क्या करिए, देखिए फर्स्ट को b1 से b2 से और माइनस सेकंड को b2 से गुणा करके b1 से गुणा करके घटा दीजिए, यानी फर्स्ट को b2 से गुणा करिए और सेकंड को b1 से गुणा करिए, फिर आपस में दोनों को घटा दीजिए। तो आप घटाएंगे तो देखो क्या मिलेगा, यहाँ पे b2 से जब गुणा होगा तो दोनों तरफ गुणा हो जाएगा, तो क्या आएगा a1x प्लस b1 b2 y और प्लस b2 c1, ध्यान दीजिएगा बराबर 0 हो गया। और दूसरा क्या मिलेगा, a2 देखो यहाँ पे ये a1 b2 होगा, यहाँ पे क्या होगा a1 b2x, है ना, a1 b2x होगा। यहाँ पे क्या होगा a2 b1x प्लस b1 b2y और प्लस b1 c2 इक्वल टू क्या होगा 0। अब इसको आप घटा देंगे तो देखो घटाने पर ये माइनस करेंगे, ये प्लस माइनस होगा, ये कट जाएगा, तो यहाँ x कॉमन हो गया, तो क्या बचा a1 b2 माइनस a2 b1, ध्यान दीजिएगा, है ना। और फिर बराबर अगर करेंगे इधर ले जाएंगे तो बराबर जब ले जाएंगे तो ये माइनस है तो इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो b1 c2 हो जाएगा, माइनस ये प्लस में है इधर जाएगा तो ये माइनस होगा, b2 c1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम x की वैल्यू देखना चाहें तो x बराबर क्या होगा, ये इनटू में है तो इसके नीचे जाएगा, तो क्या होगा b1 c2 माइनस b2 c1 बटे क्या होगा a1 b2 माइनस a2 b1। यहीं पे थोड़ा हम छोड़ देते हैं और ऐसे y की वैल्यू निकालते हैं, फिर आपको समझाते हैं। अब y बराबर क्या होगा, अब देखो y को बराबर y की वैल्यू निकालने के लिए आप x के कोएफिशिएंट को बराबर कर लीजिए, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं,
बंद करो। ओके। अब देखिए जब y की वैल्यू निकालना है तो आप x के कोएफिशिएंट को बराबर करेंगे। तो x के कोएफिशिएंट को बराबर करने के लिए a1 a2 का एलसीएम निकालेंगे तो a1 a2 आएगा। तो यहाँ a1 a2 बनाने के लिए इसको a2 से गुणा कर दीजिए और यहाँ पे a1 से गुणा कर दीजिए। आवाज ना करिए भाई। अब देखो जब आप करके और यही सेम करेंगे, फर्स्ट में से सेकंड माइनस करेंगे तो a2 यहाँ क्या होगा, a1 a2, ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या होगा, a1 a2 x प्लस a2 b1 y है ना प्लस a2 c1 है ना बराबर 0। ऐसे यहाँ a1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, a1 a2 x प्लस a1 b2 y और प्लस a1 c2। ये तो आप जान रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर घटा देंगे तो इसमें देखो y की मिल जाएगी, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कट जाएगा और यहाँ पे y कॉमन हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा, a2 b1 माइनस a1 b2 इक्वल टू, अगर हम इसको ले ले तो ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो a1 c2 माइनस a2 c1, क्या a2 c1 बटे ये क्या हो जाएगा, ये रहने दीजिए, ये इतना मिला। अब y की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, a1 c2 माइनस a2 c1 बटे ये क्या हो जाएगा, a2 b1 माइनस a1 b2। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x और y की वैल्यू आ गई। अब हमें यहाँ पे दिखाना, चलो ये इसको इकट्ठा लिख देते हैं फिर हम काम करते हैं। जब x और y की वैल्यू आ गई, अब हम शुरू करते हैं कि जो कंडीशन हम आपको बताएं यहाँ पे लिख लें। x बराबर क्या आया है, b1 c2 माइनस b2 c1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1, ये आपका x है। ऐसे y बराबर यहाँ लिख लेते हैं, बाकी मिटा देते हैं। a1 c2 माइनस a2 c1 बटे a2 b1 और माइनस a1 b2 है ना। ये आपको x और y मिल गया। आवाज ना करो भाई। x y मिल गया। अब हम कंडीशन शुरू करते हैं जो आपको बताए थे पहला। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। x की वैल्यू आया b1 c2 माइनस b2 c1 अपान a1 b2 a2 b1 माइनस a2 b1। हम देख रहे हैं x और y में जो नीचे का टर्म है वो सेम है, देख रहे हो नीचे का टर्म सेम है आपका। तो यहाँ पे देखो जब हम कोई जब जो फ्रैक्शन में होता है या कोई परिमेय संख्या या कोई रेशनल नंबर होता है, अगर नीचे की संख्या हो जाती है तो वो क्या होता है, अनडिफाइंड हो जाता है। वो क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। अगर ये 0 हो गया तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ऐसे ये ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पे देखो x सॉल्यूशन कब देगा, जब नीचे की संख्या बराबर मतलब 0 के बराबर ना हो। तो a1 b2 माइनस a2 b1 डज नॉट, अगर इफ यहाँ लिख रहे हैं यदि a1 b2 माइनस a2 b1 डज नॉट इक्वल 0 हुआ तो आपको x की वैल्यू कुछ फिक्स वैल्यू मिलेगी। ऐसे ये जब ये दोनों सेम है तो जब x की कोई फिक्स वैल्यू मिलेगी तो y भी कुछ फिक्स वैल्यू देगा। ये जब 0 के बराबर ना होगा तब, और अगर ये 0 बराबर होगा तो दूसरी चीज हो जाएगी। तो अगर ये 0 के बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, a1 b2 इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो डज नॉट a2 b1 आ जाएगा। इसको हम ये भी लिख सकते हैं a1 बटे यहाँ इंटू है a2 के नीचे ले आइए और इस b2 को नीचे इधर ले जाइए। तो डज नॉट इक्वल चल रहा है b1 बाई b2। अब आप देखो पहला कंडीशन हम क्या बताए थे कि अगर a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल b1 अपान b2 होता है तो x और y क्या देता है, एक यूनिक सॉल्यूशन देता है। तो इफ a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल b1 अपान b2 आया तो हम क्या कहेंगे, x एंड y हैज यूनिक सॉल्यूशन। क्या यूनिक सॉल्यूशन, इसके अद्वितीय हल होंगे। अब अगर अद्वितीय हल होंगे तो कंफर्म है कि रेखाएं एक ही पॉइंट पे काटेंगी। जब अद्वितीय एक ही हल होगा, उसका एक ही हल होगा तो जानते हैं कि रेखाएं क्या होंगी, एक पॉइंट पे काटेंगी। जितने समीकरण के हल होंगे कोई उतने पॉइंट पे काटेगा रेखाएं आपस में, है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर ये मिलता है तो इसका कंडीशन क्या है, यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्योंकि अगर ये 0 मिल गया, अगर 0 हो गया तो ये बराबर हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा तो फिर ये अनडिफाइंड हो जाएगा। दूसरी कंडीशन ये है, थोड़ा सा दिमाग लगा के लिए, मान लीजिए ये 0 हो जाता है, ये 0 हो जाता है a1 b2 माइनस a2 b1 ना बराबर 0। मान लीजिए 0 हो जाता है तो इसको इधर कर दीजिए तो क्या होगा, a1 b2 माइनस
बराबर A2 B1 होगा, और A1 इसको हम लिख सकते हैं A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2। इतना तो आप जान गए। अगर ये 0 के बराबर होगा तो इसको हम बराबर लिख सकते हैं। अच्छा, इसको बराबर लिख सकते हैं तो बराबर कोई काम, जब ये आपस में बराबर है तो इसको कुछ मान लीजिए, क्या मान लीजिए, तो अब यहाँ से देखो A1 बाई A2 बराबर के, तो A1 बराबर क्या होगा, क्या होगा के A2, है ना। A1 बराबर क्या होगा के A2। ऐसे B1 बाई B2 बराबर के, तो B1 बराबर क्या होगा, कैंची गुणा होगा तो क्या होगा B2 के हो जाएगा, है ना। B2 के हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये यूनिक सॉल्यूशन का हमने बता दिया। अगर ये डज नॉट इक्वल होगा तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, कंफर्म है ना। तो इसको अब मिटा देते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर ये जो है A1 बराबर के A2 आ गया, B1 बराबर B2 के आ गया, यानी कब आ गया, जब ये बराबर 0 के है तब। अब यहाँ देखो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपका, A1x प्लस B1y और प्लस C1 बराबर 0 हो गया। अब A1 की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो A1 का मान है के A2 x प्लस B1 का मान है के B2 y और प्लस C1 बराबर 0। तो यहाँ से देखो के कॉमन हो गया, तो क्या मिला A2x प्लस B2y और प्लस ब्रैकेट बंद हो गया और प्लस C1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या उठता है, यहाँ पे देखिए समीकरण फर्स्ट से A2x प्लस B2y की वैल्यू निकाल दिया जाए, तो A2x प्लस B2y बचाएंगे, C2 के इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस C2 हो जाएगा। ये तो आप जानते हैं, इसको हटा दिया जाए तो ये माइनस C2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो के और A2x प्लस B2y की वैल्यू क्या है माइनस C2, तो के माइनस C2, तो माइनस के C2 हो जाएगा, प्लस C1 बराबर 0 हो जाएगा। तो C1 बराबर क्या आ जाएगा के C1 बराबर के C2 आ गया। ये माइनस को हमने इधर कर दिया। अब यहाँ पे देखो, अगर C1 बराबर के C2 इसमें हम रख देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, तो यहाँ पे देखो फ्रॉम फर्स्ट फिर तो A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 हो गया। A1 का मान देखो यहाँ से के A2 है, तो के A2x प्लस B1 का मान है के B2y प्लस C1 का मान है के C2 बराबर 0। तो के कॉमन हो गया, तो क्या मिला A2x प्लस B2y और प्लस C2 इक्वल टू 0। अब के को हम इधर ले जाएंगे तो क्या मिलेगा A2x प्लस B2y और प्लस C2 बराबर 0। अब आप ध्यान दीजिएगा, अब आप देख रहे हैं कि मेरा जो इक्वेशन फर्स्ट था वो क्या बन गया, इक्वेशन सेकंड बन गया। ये देखो ये इक्वेशन सेकंड ही लिखा हुआ है ना, इक्वेशन सेकंड ही लिखा हुआ है। अब आप देखो यहाँ कंडीशन शुरू हो रहा है। अब आप जानते हैं कि कोई भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसको हम मिटा देते हैं। क्या, कोई भी चर, मतलब कोई भी रैखिक समीकरण एक चर में, जैसे 2x प्लस 3, दो चर में एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होते हैं भाई, वो तो अनंत अनंत सॉल्यूशन होते हैं। क्योंकि देखो जैसे यहाँ मान लीजिए हम y की वैल्यू निकालेंगे तो y बराबर क्या होगा 5 माइनस, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस 2x और बटे 3 हो जाएगा y की वैल्यू। अब जैसे जैसे x की वैल्यू देते जाओगे वैसे y मिलता जाएगा, तो x के बहुत सारे वैल्यू दे सकते हो तो y के बहुत सारे वैल्यू मिलेंगे। तो इस तरह से इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, अनेक अपरिमित रूप से सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो, यानी एक ही लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज मेनी सॉल्यूशन ना, दो चर में एक रैखिक समीकरण जो होता है उसके अनेक हल होते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं जो मेरा समीकरण फर्स्ट था वही समीकरण सेकंड बन गया, यानी समीकरण फर्स्ट और सेकंड दोनों एक ही है। और चूंकि एक ही रैखिक समीकरण में दो चर के एक ही रैखिक समीकरण के अनंत हल होते हैं, अतः इसके कितने हल हो जाएंगे, अनंत हल हो जाएंगे। कब अनंत हल हो जाएगा, जब देखो कब A1 बाई A2, यहाँ तो हम बताए थे ना, या कब हो जाएगा जब A1 बराबर के A2 हो, B1 बराबर के B2 हो और C1 बराबर के C2 हो। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगर A1 बराबर के A2 है तो यहाँ से A1 बटे, इसको मिटा दें और क्या, ये मान लीजिए समीकरण फर्स्ट हो गया। यहाँ से देखो A1 बटे A2 बराबर क्या आ गया, और यहाँ B1 बाई B2 बराबर क्या आ गया। और यहाँ पे भी देखो C1 बाई C2 का मान क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो के
के सब बराबर है, तो यानी ये आपस में क्या है, बराबर हैं, यानी A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2। अगर ये हो जाता है ऐसा होने पर ये क्या होता है, समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकंड दोनों एक हो जाते हैं। और जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जानते हैं हम कि जो है उसके अनेक सॉल्यूशन होता है, तो इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे, अनेक सॉल्यूशन होंगे, अपरिमित रूप से अनेक सॉल्यूशन होंगे, है ना, अनेक हल होंगे। और जब अनेक हल होगा इसका मतलब क्या है, दोनों इक्वेशन एक ही हो गया। अभी हमने बताया देखो इक्वेशन से ये कंडीशन लेने पर फर्स्ट इक्वेशन सेकंड बन जा रहा था, यानी दोनों इक्वेशन एक बन जा रहे थे। अब जब एक बन जाएंगे तो भैया जैसे मान लीजिए समीकरण फर्स्ट का जो है कोई कहीं भी रेखा है, इधर या इधर कहीं भी मान लीजिए, है ना, मान लीजिए ऐसे कोई समीकरण फर्स्ट की रेखा ये बनी, तो चूंकि समीकरण फर्स्ट सेकंड बन जा रहा है तो सेकंड का भी तो यही पे जाएगा। और जब दोनों रेखाएं एक ही पे हो गई तो रेखाएं कैसी हो गई, संपाती हो गई। ये तो पता है ना, संपाती का मतलब क्या हुआ, एक ही पे समान रेखा बन जाती है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हल है तो कांसिस्टेंट होता है, ये तो आप पहले से जानते हैं। ये समझ में आ गया होगा हमारे ख्याल से कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 अगर ये होता है तो इसके अनेक हल क्यों होता है, यहाँ हम ये बताने के लिए आपको जानते हैं, ये बताने के लिए आए थे, क्योंकि आप ये तो पहले से जानते हैं कि इसके अनेक हल होते हैं, लेकिन हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि अनेक हल क्यों होते हैं। तो हमें आशा है कि आप इसको समझ में आपको आ गया होगा, है ना, क्योंकि ये ऐसा होने पर हमने देखा कि इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड बन जा रहा है, यानी दोनों इक्वेशन एक हो जा रहे हैं। और कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के अनेक हल होते हैं, अभी आप देख लिए हैं ना। जैसे अभी फिर समझा देते हैं, मान लीजिए ऐसे थोड़ी इक्वेशन x प्लस वाई बराबर 5 ले लिए, तो y बराबर क्या होगा 5 माइनस एक्स। अब भैया जैसे जैसे x की वैल्यू अपने तरफ से देते जाओगे y की वैल्यू मिलता जाएगा। जैसे x बराबर 1 दे दिए तो y बराबर क्या मिल गया, 5 में से गई 4 मिल गया। ऐसे x बराबर 0 दे दिए तो y बराबर 5 मिल गया। तो इसके अनेक हल होंगे। हल क्या होता है, ये दोनों जो सॉल्यूशन होते हैं इसको सेटिस्फाइड करते हैं, वही हल होता है। तो देखो यहाँ वैल्यू रखोगे दोनों सेटिस्फाइड करेगा। तो इस तरह से हम अनेक पॉइंट खोज सकते हैं, यानी अनेक हल हो सकता है। अब जब दो इक्वेशन जो है दो चर में एक ही रैखिक समीकरण हो तो उसके अनेक हल होते हैं, ये हो गया। अच्छा, तीसरा कंडीशन ये है, ये तो भाई आप जान चुके हैं कि A1/A2 बराबर B1/B2 होगा, क्योंकि ये डज नॉट इक्वल होगा तो हमने बता दिया कि उसके यूनिक हल होंगे, क्योंकि ये जब 0 के बराबर नहीं होगा तभी इसके यूनिक हल होंगे, यानी कोई फिक्स वैल्यू देगा ये x और y, है ना, क्योंकि ऊपर डिफरेंट है। ऊपर अगर डिफरेंट होगा और नीचे अगर जो है आपका डिफरेंट है तो y कोई अलग अलग, x और y कोई अलग अलग वैल्यू देंगे। और ये इस तरह से, ऐसा नहीं है कोई अलग अलग वैल्यू दे, हो सकता है सेम भी दे बट फिक्स देंगे, कोई एक ही वैल्यू देगा। अच्छा, ये कंडीशन। अब यहाँ पे देखो, अभी हम बताए थे नीचे वीडियो में, मतलब C1 बराबर क्या लिए थे, KC2 लिए थे। थोड़ा सा समझ लीजिए, मान लीजिए K1 डज नॉट इक्वल KC2 है, मान लीजिए C1 डज नॉट इक्वल KC2 है, तो यहाँ पे देखो जो समीकरण फर्स्ट बना था वो आपको क्या बना था, A2x। अब देखो समीकरण, तो यहाँ पे C1/C2 क्या होगा, डज नॉट इक्वल क्या हो जाएगा, यानी k के बराबर ये नहीं है। और चूंकि A1/A2 बराबर B1/B2 ये दोनों k के बराबर है और ये k के बराबर नहीं है, तो यानी ये भी इन दोनों के बराबर नहीं होगा, है ना। C1/C2 डज नॉट इक्वल होगा, तो इस कंडीशन में क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। अब नो सॉल्यूशन कब क्यों हो रहा है इसको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ देखो, अगर C1 डज नॉट इक्वल KC2 होगा, क्योंकि C1 बराबर KC2 लेने पर तो मुझे एक कंडीशन मिल गया और इसके अनेक हल हो गया, हमने देख लिया क्योंकि दोनों इक्वेशन एक बन जा रहा है। अगर C1 डज नॉट इक्वल KC2 होगा तो इक्वेशन जो फर्स्ट होगा, है ना, इक्वेशन जो फर्स्ट होगा उसका कोई भी सॉल्यूशन सेकंड को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ इक्वेशन अलग अलग है। यहाँ देखिए A1x प्लस B1y और प्लस C1 था बराबर 0, तो यहाँ पे तो आपको KC2 मिल रहा था ना, KC2 मिल रहा था। और C1 की वैल्यू अगर KC2 नहीं, यहाँ माइनस KC2 मिल रहा था, क्योंकि A1x प्लस B1y, A1 की वैल्यू भाई अभी अब रख पाए थे ना, जान पा रहे, A1 की वैल्यू क्या था, देखो K_A2 था, B1 की वैल्यू K_B2 था, फिर इसको रख करके इसमें इसकी वैल्यू A2x प्लस B2y को मान क्या आया था, -C2 आया था, और यहाँ K कॉमन हो गया था ना, तो इसके -KC2 प्लस C1 बराबर 0 आएगा। अब यहाँ पे देखो ये कब पॉसिबल हो सकता है, -KC2 प्लस C1 कब पॉसिबल हो सकता है, यानी ये समीकरण का सॉल्यूशन कब सही होगा,
जब C1 बराबर KC2 होगा, अगर C1 के जगह पे KC2 रख दे, यहाँ देखो माइनस KC2 है और यहाँ बराबर ले लिए, मैंने प्लस ले लिए, प्लस यहाँ लगा है प्लस KC2 ले लिए, यानी C1 का मान KC2 ले लिए तो KC2 करके 0 मिल जाएगा। यानी जब C1 का मान KC2 होगा तो इस समीकरण दोनों तरफ सेटिस्फाइड हो रहा है ना, दोनों तरफ सेटिस्फाइड हो रहा है। लेकिन अगर C1 का मान KC2 के बराबर नहीं है तो ये कभी 0 नहीं हो सकता। अब कभी 0 नहीं हो सकता तो समीकरण फर्स्ट का कोई भी सॉल्यूशन समीकरण सेकंड को हल माने सेटिस्फाइड नहीं करेगा, और समीकरण फर्स्ट का कोई भी सॉल्यूशन अगर समीकरण सेकंड को सेटिस्फाइड नहीं करता है तो दोनों समीकरण, चूंकि दोनों समीकरण को जब हम हल करते हैं तो जो हल होता है वो दोनों समीकरण को सेटिस्फाइड करना चाहिए, अदरवाइज सेटिस्फाइड नहीं करता है तो ना फर्स्ट का सॉल्यूशन माना जाएगा ना सेकंड का सॉल्यूशन माना जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ऐसा लेने पर हम देखते हैं कि कोई भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं है जो दोनों को समीकरण को सेटिस्फाइड करे, तो हम कहते हैं कि इसके नो सॉल्यूशन मिले। भाई फर्स्ट को सेटिस्फाइड किया, सेकंड को सेटिस्फाइड नहीं किया, तो चूंकि हमारा इक्वेशन 2 है, दोनों को सेटिस्फाइड करना चाहिए, है ना, तो दोनों को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, यानी इसके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे इस कंडीशन में। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, वीडियो को देखिएगा। ओके, थैंक यू।